हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट हिंदी प्रीवियस क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है क्या। मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर बताना है, आंसर क्या सही होगा। शुद्ध वर्तनी किससे संबंधित है, तो ये लेखन से संबंधित है। सुलेख किससे संबंधित है, ये भी आपका लेखन से संबंधित है। श्रुतलेख ये भी आपका लेखन से संबंधित है। लेकिन जो आशुभाषण है ये किससे संबंधित है, मौखिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो जो आशुभाषण है इसमें भाषणकर्ता को पहले से ही बता दिया जाता है कि आपको क्या आज भाषण देना है, यानी कि विषय के बारे में बता दिया जाता है। आशु भाषण में भाषण से पूर्व विषय बता दिया जाता है, विषय बता दिया जाता है या बताया जाता है, विषय बताया जाता है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, डी सही है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। अगर आपसे बोली पूछी जाए कि 18 बोलियां हैं, अगर आपसे भाषा पूछी जाए कितनी है तो 22 भाषा है। भाषाओं की संख्या कितनी है, 22 है। भाषाओं की संख्या कितनी है तो 22 भाषाएं हैं, बोलियां 18 है। और हिंदी भाषा की लिपि क्या है, अगर आपसे हिंदी भाषा की लिपि पूछा जाए क्या है तो देवनागरी लिपि है। लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि में वर्ण कितने हैं, अगर आपसे इसमें वर्ण पूछे जाए कितने हैं तो इसमें 52 वर्ण है। कितने वर्ण है तो 52 वर्ण है। और जो हिंदी का विकास है, हिंदी का विकास कितनी शाखाओं में हुआ है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिंदी का विकास कितनी शाखाओं में हुआ है तो 4 शाखाओं में हुआ है। अगर हम बात करें कि 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं तो यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा। पहला है पूर्वी हिंदी, पहला है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी है। दूसरी है पश्चिमी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी। तीसरी यहाँ पर हो जाएगी दक्षिणी हिंदी, तीसरी है यहाँ पर दक्षिणी हिंदी, तीसरी दक्षिणी हिंदी है। चौथी है हिंदुस्तानी, चौथी है हिंदुस्तानी। नेक्स्ट है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है। सभी को पता है कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर युग है और यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित क्वेश्चन। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नाटक एवं एकांकी कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा किससे संबंधित है तो ये संबंधित है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इसके बाद में अगर आपसे अंधेरी नगरी पूछा जाए, अंधेरी नगरी किससे संबंधित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। अगर आपसे नील देवी पूछा जाए, नील देवी किससे संबंधित है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है, नील देवी। और अगर आपसे मोहन, देखिए मोहन राकेश से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। मोहन राकेश के जो एकांकी या नाटक है कौन कौन से हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, आधे अधूरे। देखिए आधे अधूरे नाटक ये आपके पूछे गए हैं यूपी टेट एग्जाम में। आधे अधूरे नाटक किससे संबंधित है, मोहन राकेश से संबंधित है। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस नाटक किससे संबंधित है, मोहन राकेश से संबंधित है। और एक क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक किससे संबंधित है, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन नाटक किससे संबंधित है, मोहन राकेश से संबंधित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कवि वचन सुधा का जो प्रकाशन है कब किया गया है, किस वर्ष में किया गया है तो 1868 में किया गया है। कब किया गया है, 1868 में। अगर आपसे हिंदी प्रदीप का प्रकाशन पूछा जाए, देखिए हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब किया गया है तो ये 1877 में किया गया है। 1877 में इसका प्रकाशन किया गया है। 1877 में किसका प्रकाशन किया गया है, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया गया है। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया गया है।
नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, अखिलेश है। कौन है? अखिलेश है। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? लखनऊ से हुआ है। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो लखनऊ से हुआ है। और ये किस प्रकार की पत्रिका है? तो मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2017-18 के क्वेश्चन पेपर में। एक रचना आपकी जगनिक से पूछा गया है। जगनिक की रचना कौन सी है? यहाँ पर परमाल रासो हो जाएगा, परमाल रासो, परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की रचना है। अगर आपसे पद्मावत का पूछा जाए, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो यहाँ पर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आपसे पूछा है कि यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो पंक्ति यहाँ पर कौन सी दी गई है? 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लौ जिये सियार। यह पंक्ति संबंधित है जगनिक से। जगनिक की रचना का नाम क्या है? परमाल रासो है। जगनिक की रचना का नाम क्या है? तो परमाल रासो जगनिक की रचना का नाम है। और जो परमाल रासो है किससे संबंधित है? तो अल्लाह खंड से संबंधित है, अल्लाह खंड से संबंधित है। इसके बाद में विद्यापति की कुछ कृतियां या रचना कह सकते हैं, कौन कौन सी है? तो कीर्ति कला है, कीर्ति पताका है और पदावली है। इसके बाद में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। नरपति नाल ने किसकी रचना की है? तो बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की है। इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। आपको पता होगा सतसई किससे संबंधित है? जो सतसई रचना है ये किससे संबंधित है? बिहारी से संबंधित है। सतसई रचना किससे संबंधित है? बिहारी से संबंधित है। आपको पता होगा महापुराण किससे संबंधित है? महापुराण जो रचना है किससे संबंधित है? महापुराण संबंधित है पुष्पदंत से। किससे संबंधित है? पुष्पदंत से संबंधित है। यूपी टेट के पेपर में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपका विद्यापति से ये भी पूछा गया है, विद्यापति की रचना कौन सी है? तो विद्यापति, विद्यापति पदावली, विद्यापति पदावली। अभी आपने देखा है कि पदावली रचना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्यापति से, लेकिन अगर पूरा नाम आ जाता है तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में है मृगवती। मृगवती रचना किससे संबंधित है? जो मृगवती रचना है किससे संबंधित है? तो कुतुबन से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुतुबन से संबंधित है। यह भी आपके यूपी टेट पेपर में पूछा जा चुका है। ज्ञानदीप किससे संबंधित है? ज्ञानदीप रचना किससे संबंधित है? जो ज्ञानदीप रचना है ये संबंधित है शेख नबी से। किससे संबंधित है? शेख नबी से संबंधित है, शेख नबी से संबंधित है। अगर आपसे रस मंजरी पूछा जाए, जो रस मंजरी रचना है किससे संबंधित है? रस मंजरी रचना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी नंददास। किससे संबंधित है? तो नंददास से संबंधित है, नंददास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? तो मॉरिशस में किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, मॉरिशस। और मॉरिशस में राजभाषा कौन सी है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉरिशस में राजभाषा कौन सी है, तो अंग्रेजी राजभाषा है। अंग्रेजी राजभाषा कहाँ की है? तो मॉरिशस की है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉरिशस में हिंदी का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? जो हिंदी का इतिहास है कितने वर्ष पुराना है? हिंदी का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? 150 वर्ष पुराना। 150 वर्ष पुराना हिंदी का इतिहास कहाँ पर है? तो मॉरिशस में। कहाँ पर है? मॉरिशस में है। क्या आपको पता है कि ये रचनाएं किससे संबंधित है? जैसे कि है यहाँ पर पल्लव, पल्लव है, वीणा है, पल्लव है, वीणा है। इसके बाद में ग्रंथी है, इसके बाद में चिदंबरा है। चिदंबरा किससे संबंधित है? तो ये सभी रचनाएं संबंधित है सुमित्रा नंदन पंत से। किससे संबंधित है? तो सुमित्रा नंदन पंत से संबंधित है। सुमित्रा नंदन
पंत से संबंधित है। और सुमित्रा नंदन पंत का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा, इसलिए जरूर याद रखिएगा। पल्लव है, वीणा है, ग्रंथि है, चिदंबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा की रचना है? जो सूरदास किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सूरसागर है, सूरसागर हो जाएगा यहाँ पर, सूरसागर है, सूरसारावली है, सूरसारावली है। इसके बाद में है साहित्य लहरी, इसके बाद में है साहित्य लहरी। किसकी रचनाएं हैं? सूरदास की रचनाएं हैं। सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी किससे संबंधित है? सूरदास से संबंधित है। अगर आपसे तुलसीदास की रचनाएं पूछी जाए, तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो आपको पता होगा गीतावली है। कौन कौन सी रचनाएं हैं? गीतावली है, दोहावली है, गीतावली है, दोहावली है। इसके बाद में यहाँ पर कवितावली हो जाएगा। कवितावली किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पर रामचरितमानस हो जाएगा। रामचरितमानस किससे संबंधित है? तुलसीदास से संबंधित है। रामचरितमानस तुलसीदास से संबंधित है। जानकी मंगल, जानकी मंगल किससे संबंधित है? किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है। और यहाँ पर बरवे रामायण, बरवे रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, बरवे रामायण। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। और इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। देखिए, सुमित्रा कुमारी चौहान और सुभद्रा कुमारी चौहान, यहाँ पे माँ है और यहाँ पर भा है। आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा। वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित है। सुभद्रा कुमारी चौहान की और रचनाएं कौन कौन सी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं यहाँ पर पियारा, पियारा रचना है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। और कौन सी रचना है? झांसी की रानी किससे संबंधित है? सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, एक फूल की चाह, एक फूल की चाह रचना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है माखनलाल चतुर्वेदी से। इसके बाद में है रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन सी है? लोग याद रखिएगा, यहाँ पर उर्वशी है, उर्वशी है। इसके बाद में रेणुका हो जाएगा। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हुंकार किसकी रचना है? हुंकार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रश्मि रथी, रश्मि रथी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? यहाँ पर आपकी मानक भाषा हो जाएगा। डी आंसर आपका यहाँ पर सही है, मानक भाषा। जो मानक भाषा है ये भाषा का आदर्श रूप है। मानक भाषा जो है भाषा का आदर्श रूप है, यहाँ पर आपने देखा है। डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, यहाँ पर आंसर आपका परमाल रासो सही हो जाएगा। यह अल्लाह खंड के नाम से भी जाना जाता है। जो परमाल रासो है इसकी रचना किसने की है? तो जगनिक ने की है। इसके रचयिता कौन है? जगनिक है। यह अल्लाह छंद में बद्ध वीर रस का काव्य है। कौन से रस का काव्य है? तो वीर रस का काव्य है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया है। खुमाण रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय है। ये भी आपका पूछा गया है। विसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के सही विकल्प बताने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए, उपसर्ग, तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। तो यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है।
घुम प्लस अक्कड़। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अगर आप लोग गद्यांश पढ़ते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, वैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा। वैशाली, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। पावापुरी में शरीर का त्याग किया था, पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, यहाँ पर जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे स्व प्लस छंद हो जाएगा, और यहाँ पर संधि कौन सी है? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया था। यहाँ पर बी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग गद्यांश पढ़ सकते हैं, आदिम आर्य घुमक्कड़ थे। यहाँ पर आपसे प्रत्यय पूछा गया, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है, और यहाँ पर प्रत्यय क्या हो जाएगा? अक्कड़ हो जाएगा। इसके बाद में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया है? तो 35 वर्ष की आयु में बुद्धत्व प्राप्त किया है और 45 वर्ष तक निरंतर घूमते रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? वैदिक धर्म है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हुआ है। तो श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के द्वारा वैदिक धर्म का उत्थान हुआ है। तो जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को गद्यांश में देखने को मिल जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चंस का आंसर आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है? तो निमिष का अर्थ होता है क्षण। पर्याय क्या होता है? क्षण या पल भर के लिए, क्षण या पल। आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में वाच्य क्या है? तो भाववाच्य है। यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रत्याशित हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर भी सही है, अप्रत्याशित। और जिसकी आशा की गई हो उसके लिए क्या है? प्रत्याशा है। जिसकी माप संभव ना हो अपरिमेय है। जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? तो गेहूं के लिए प्रयोग होता है, तद्भव है गेहूं। आंसर पहला यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कपट का निहि कपट हो जाएगा, निष्कपट का निहि कपट हो जाएगा, विसर्ग संधि है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि निष्कलंक है, निष्फल है, और इसके बाद में यहाँ पर चतुष्पाद देख सकते हैं, इसमें भी आपके विसर्ग संधि है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2017 के क्वेश्चन पेपर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।